लीडर टीवी के प्रोग्राम इंटरव्यू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख और मेरे साथ मौजूद हैं नामवर गुलकार, नामवर म्यूज़िक के माहिर और पीएचडी करने वाले सिंध के पहले फ़नकार और म्यूज़िकोलॉजी में पढ़ाने वाले, मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल करने वाले उस्ताद मंजूर अली ख़ान के खानवादी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर जुल्फ़कार अली हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा है कि क्योंकि उनकी जहतें बहुत हैं और बहुत सारी बातें वो कह सकते हैं, बता सकते हैं, लिखा सकते हैं, रिकॉर्ड करा सकते हैं। हमने कहा शुरू करते हैं पहले कि ये किस खानवादी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या है और कहाँ से कहाँ उनका सफ़र जारी रहा है। आइए जनाब जुल्फ़कार अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और लीडर टीवी की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार भी हैं कि हम सिंध के एक ऐसे शख्स को जो मौसीकी को जानता है, वो सिर्फ आ और यूं और सारे गामा नहीं करता, लेकिन मौसीकी खुद उसका स्वागत करती है और वो खुद मौसीकी का स्वागत करता है। बड़ी मेहरबानी। आपने दोनों लफ्ज़ बड़े मज़े के, हाँ। स्वागत वाले लफ्ज़। हाँ। वाह वाह वाह। मगर मैं आपका मशकूर हूँ कि इतने बड़े टीवी को जो लीड करता हो, लीडर हो, तो उसमें आपने मुझे अपना हिस्सा दिया, थोड़ा सा टाइम दिया, तो मेरे लिए ये बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ा जो है ये मौका है। और हमारे लिए ये समझ लें कि वो सिंध में कहते हैं कि साईं असांजा भाग भला, तो सौभाग्य और भाग भला और नवाजिश, ये सारी बातें जो है ना वो चलती रहेंगी, क्योंकि मेरे ख़्याल में मौसीकी और ज़ुबान का आपस में बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है। और जब वो चलता है तो फिर मैं और तरफ ना चला जाऊं, हम पहले जो अपने उस पर आएंगे कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस तरह हैं, तो उस पर जुल्फ़कार वो आप बताएं। मेरा नाम जी अपने मेरा नाम हवाले। जुल्फ़िकार अली है, जो पहला नाम है, लेकिन क्योंकि जुल्फ़िकार अली से पता नहीं चलता कि कौन है ये, कौन से खानवादे का आदमी है, क्या करता है। तो पहला मसला है कि हमारे यहाँ जब गाने लग जाता है ना तो वो खान हो जाता है, उसको खान साहब कहने लगते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ तो जुल्फ़िकार 2000 थे, तो हम जुल्फ़िकार अली कौन सा भाई, तो जुल्फ़िकार अली कुरैशी मेरा नाम, वो जो मेरा ज़ात के हवाले से बना, तो मुझे जुल्फ़िकार अली कुरैशी भी कहते हैं, लेकिन मीडिया पर मेरा नाम सिर्फ जुल्फ़िकार अली है। और जो एकेडमिक है या जो मेरी नौकरी है या इसमें, उसकी वजह से मैं प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली कुरैशी कहलाता हूँ। बहरहाल ये बस आप सिर्फ जुल्फ़िकार अली कह देंगे तो बाकी तो सही है। बस मेरे वालिद साहब बहुत आला किस्म के मौसीकार थे रेडियो पाकिस्तान पर, तो उनका नाम था उस्ताद न्याज़ हुसैन, और मेरे जो दादा थे उनका नाम था उस्ताद बीबो ख़ान। बीबो ख़ान उनको इसलिए कहते थे कि असल नाम उनका बीबे ख़ान था, जो मशहूर हुआ। और इससे पहले बड़ी बात कि उनका बीबे ख़ान तो कोई नाम ही नहीं होता, बीबे ख़ान उनका एक निक नेम था मोहल्ले में या जो बच्चों को कहते। असल नाम उनका मोहम्मद इब्राहिम था, और वो सिंध के, पाकिस्तान के पहले गाने वाले थे। 1946 का उनका कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है ऑल इंडिया रेडियो का। वो यहाँ से हैदराबाद सिंध 9 के पेड़ से इंडिया में गाने जाते थे, क्लासिकल प्रोग्राम करते थे, और उनको 92 रुपये मिलते थे 1946 में। वो मेरे पास अपना कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है। और मेरे वालिद साहब जो है ना अपने नाम के साथ न्याज़ हुसैन कुरैशी लिखवा देते, लेकिन उनको सिर्फ उस्ताद न्याज़ कहते थे लोग। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई कि हम पाकिस्तान होने से पहले ही मौसीकार हैं, और हम पाकिस्तान से पहले लिख रहने वाले यहाँ पर। तो हम पहले सिंधी हैं, हम पहले पाकिस्तानी हैं, हम पहले पंजाबी हैं, हम पहले सराइकी हैं। तो पहला तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन बन जाती, और बड़ी वास्ट है वो। एक तो ये हमारा, और हमारे जो बड़े थे वो आए थे यहाँ से, ग्वालियर स्कूल ऑफ थॉट है, ग्वालियर जगह से नहीं आए थे, स्कूल ऑफ थॉट है, उसको वो फॉलो करते थे और उसको रिप्रेजेंट करते थे। वहाँ से पहली दफ़ा वो आए उच्च शरीफ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, तो उच्च शरीफ आकर तो उन्होंने वहाँ पर वो जो गाना गाया, तो वहाँ फिर उन्होंने वो वहाँ सराइकी काफ़ी गाना शुरू किए।
तो वो जो सराइकी गाना शुरू की तो उनको बहुत बहुत पसंद आई। जहाँ के जो उच्च शरीफ के सैयद या जहाँ के जो औलिया थे, मुर्शिद थे, पीर थे, जानशीन थे। जानशीन थे, उनको वो बहुत पसंद आई। तो जो यहाँ के अपना जो तालपुर थे तो उनका उनके साथ ताल्लुक़ था, तो उन्होंने उनको मांग लिया था, बारो किया था कि ये फ़नकार अब हमें कुछ दिन के लिए दें। तो हमारे जो दादा थे जिनका नाम था गामण खान, गामण का मकसद है कि ऐसा गाने वाला जो मन के साथ गाता हो, दिल के साथ गाता हो, इमोशनल, जज्बाती गाता हो। उनका नाम था गामण खान। असल नाम उनका गुलाम मोहम्मद था या गुलाम हुसैन था, मशहूर गामण खान हुआ बहुत। जो तो अपने मन से गाएगा मन। उसका गामण, उनका बहुत। अच्छा, वो आकर फिर उन्होंने सेटल हुए जाकर शिकारपुर में, पाकिस्तान से भी पहले की बात, कई सदियाँ। तो जब वो आ गए तो उन्होंने वहाँ पर क्योंकि जो शिकारपुर है वो सिंध का, पाकिस्तान का पहला खूबसूरत तरीन शहर है जो पार्टीशन से पहले था। तो वहाँ ज़ाहिर हिंदू आबादी थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने फिर वहाँ पर एक मुकाबला होता था गाने का, उसको सिंधी में कहते हैं हांडा। हांडा वो कंपटीशन होता था म्यूज़िक का। उस कंपटीशन में वो सिंध के खुसूसन राग को रिप्रेजेंट करते थे हिंदी राग के साथ, तो एक कंपटीशन बन जाता। तो फिर ये यहीं सेटल हो गए शिकारपुर में। तो मेरे परदादा की वहाँ चिड़गी के मकान में उनकी तुरबत भी है, और जितने भी गाने वाले हैं वो वहाँ जाके पहले हाज़िरी देते हैं। खुसूसन अल्लाह गरी के रहमत करे साईं सिंगार अली सलीम साहब को, वो जाकर वो फातिहा पढ़ते थे। पहली दफ़ा मैंने उनके साथ जाकर अपने परदादा की कब्र देखी थी। तो हम सेटल्ड हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम सराइकी हैं, हमारे सारे बुज़ुर्ग यहीं रहते हैं। स्कूल ऑफ थॉट हमारा ग्वालियर है। हम बेसिकली जो है हमारे 3 ख़ानदान हैं, जिसमें एक तो शिकारपुर से आकर फिर हैदराबाद में आकर सेटल हुए, वो मेरे वालिद साहब और मेरे दादा बीबे खान। वाढों के पिंड में उनका अभी भी वो पुरानी जगह है। फिर उसके बाद हम दूसरी जगहों में आए, और उस्ताद बीबे खान के जो दूसरे बड़े भाई हैं वो फिर एक कराची में उस्ताद मुबारक अली ख़ान, जिनके पोते हैं उस्ताद ज़फ़र अली ख़ान, महमूद अली ख़ान, वो भी हमारे भाई हैं। और दूसरा साइड जो है वो है कि उस्ताद मंजूर अली ख़ान साहब, वो भी हमारे दूसरे दादा की औलाद में से हैं, और वो पाकिस्तान में सिंध में सबसे बड़ा गाने वाले तस्वुर किए जाते हैं और हैं भी। और आज भी उनका जो है एक भी आइटम जो है ना वो चलता है तो लगता है कि मंजूर अली ख़ान यहीं कहीं अपना है। तो मैं कभी भी गाने वाले को जो है ना वो वफात पाने वाला नहीं कहता हूँ। क्यों कि इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप कभी भी रेडियो पर या किसी भी जगह कोई गाना सुनेंगे तो उसका अनाउंसमेंट इस तरह होता है कि अभी आप मोहम्मद रफ़ी से फलां गाना सुन रहे थे, आप सुन रहे थे, वो गा रहा है, या अभी आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी। हाँ तो वो बैठा हुआ है, हाँ, तो जैसे वो बैठा है, वो लाइव है। हाँ हाँ वो लाइव है। तो अभी ये आपने सौभाग्य कहा और ये कहा तो वो और मेरा जो, क्योंकि म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं ये समझता हूँ कि मौसीकी जो है वो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल लैंग्वेज है, नहीं, अपने ग्लोबल वालदेन पे आ जाओ है ना। हाँ, तो वापस आ जाते हैं। बीबी खान और आगे आ जा। ये मंजूर अली खान साहब आए, उस्ताद मंजूर अली खान साहब ने जो है सिंध में, पाकिस्तान में जो क्लासिकल के नाम से बड़ा काम किया, बहुत ज़बरदस्त। मगर खुसूसन उनकी जो पहचान बनी वो सिंधी और सराइकी काफ़ी बनी, जो उन्होंने कमाल की पेश की है अपना, जिन्हें उनकी है जिस तरह जंदा इश्क लगा मैनू वारियां, ओ जंदा इश्क लगा मैनू सो रांझा, शाह हज़ारे दा मालिक हज़ारे दा साईं भला रांझा, शाह हज़ारे दा। ये तो उनकी सराइकी काफ़ी है। दूसरी जिस तरह समझ लें कि परचन शाल पवार ढोला मारू मूसा परचन शाल पवार, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको सुनाया था कि आप अभी मुझे उस्ताद बीबे खान के भी रेफरेंस देने पड़ेंगे अगर मैं इस तरह करता हूँ।
तो वहाँ से हम हैदराबाद में हमारी जो है रिहाइश बनी। उस्ताद मंजूर अली खान की टंडवाद में रिहाइश है, और सिंध के तमाम बड़े आर्टिस्ट जो जितने भी हैं वो उनके शागिर्द रहे हैं इस वक्त जितने भी काम कर रहे हैं। और मेरे वालिद साहब हैदराबाद में एज ए मूसीकार काम करते थे। बुनियादी तौर पे वो वायलिनिस्ट थे, वायलिन बहुत अच्छा बजाते थे, और मूसीकार इसलिए थे कि उनको गाना भी आता था, उनको साज भी आते थे, और उस ज़माने में 6 क्लास पास थे, लेकिन उनको फ़ारसी, उनको अरबी, उनको सिंधी, उनको पंजाबी, उनको सराइकी, उनको छोटी सी अंग्रेज़ी, वो भी सारे आते थे। तो मैं समझता हूँ वो 6 क्लास बहुत थी हमारे लिए इस तरह से। और मेरे जो चचा थे उनका नाम था उस्ताद फ़िदा हुसैन खान, वो मेरे सगे चचा हैं, वो मेरे उस्ताद भी हैं और वो क्लासिकल सिंगर भी हैं। इस तरह से हमारा जो ये काम शुरू रहा। मेरे वालिद साहब को 2 चीज़ों का बड़ा शौक़ था, एक तो कि मेरे बच्चे पढ़ें और दूसरा है कि वो म्यूज़िक करें। तो मेरी वालिदा ने, जो उस्ताद मंजूर अली खान की सगी बहन है, उनका ख्याल था कि ये पढ़ेगा। वालिद साहब हमारे को म्यूज़िक सिखाते थे। तो हमारे यहाँ एक ऐसा काम है कि जो पढ़ता है वो गाता नहीं है, जो गाता है वो पढ़ता नहीं है। तो मुझे दोनों काम करने पड़े। मैं काटता हूँ दरमियान में। तो एक गाने वाली फैमिली हो जिसकी पूरी महफिली साज़ों से और आवाज़ों से हो, तो उनके घर में अगर कोई आदमी बच्चा पढ़ना शुरू करे तो नहीं, तो उसको क्या समझते हैं, अभागन? उसके लिए कैरेक्टर बड़ा बड़ा टाइम पास। अच्छा, टाइम पास, बस फजूल आदमी क्या कर रहे हैं, फजूल है, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना 2 चीज़ें बड़ी मज़ेदार थी। एक तो वालिद साहब का ना कभी हारमोनियम बंद नहीं होता था। अच्छा, हम बंद नहीं करते साज को, पड़े रहते हैं। मतलब गाना कब आ जाएगा हमको, कभी वो खुला रहेगा, आमद नहीं होती ऊपर से जो आती है, तो आमद का मसला, तो हमारे यहाँ साज बंद नहीं होते। और मेरे जो उस्ताद चचा फ़िदा हुसैन खान साहब थे, वो तो 12-13 घंटे गा लेना उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। वो इस तरह से करते। तो हमारे घर में गाना था। और पढ़ना जो है वो हम, सही बात है कि आप जैसे लोगों से सीखा, जिनके साथ हम रहे, बात की हमने, सुना, देखा, समझा। तो उस ज़माने में मोहम्मद अनवर बलोच और शेख गुलाम हुसैन मूसीकार, वो जो प्रोड्यूसर थे, आबदा परवीन के मियाँ, तो वो लोग। और इसी तरह उस ज़माने में जो खान मोहम्मद पवार साहब जो मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन थे, उनका ख्याल होता था कि वो मेरे वालिद साहब को कहते थे कि तुम पहले बारन के पढ़ाए, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझसे एक दफ़ा पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो मैंने कहा जी फ़लाँ क्लास में। कहता है उसमें तो फ़लाँ भी है, वो जो गीत है तो वो जो तुम्हें आता है। मैंने कहा कौन सा? कहता वो जो झू झू माटी लस्सी पंजी घाटी। मैंने कहा हाँ जी सुनाऊँ। झू झू माटी लस्सी पंजी घाटी, झू झू माटी लस्सी पंजी घाटी, आयो मीह आयो लटेड़ा पुसायो। तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े काम का आदमी है तुम्हारा लड़का, बहुत काम। ये तो यार, ये तो पढ़ेगा भी और गाएगा भी, इसमें ये डुअल है, तो इसको तुम पढ़ाना जरूर। 2 in 1 हो गया। हाँ, ये बहुत काम का आदमी है। तो हम जिस चचा के, ताया के और ये सारे मिलकर हमको 27 लड़के हैं। अच्छा, मिलाकर फूफी का, चाचा का मिलाकर, वो सब टाइम पास है। हम 27 हैं। टाइम पास है। उनमें से 2 या 3 गाते हैं। अच्छा, बाकी टाइम पास नहीं, बाकी कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा क्लर्क है, बहुत टाइम अच्छा पास है ना वो। नहीं, बाद में उनको समझ आया कि पढ़ना है। अच्छा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर ये काम शुरू रहा। और मुझे ये तारीफ़ करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम जब एक ही टाइम पे 5-6 बच्चे स्कूल में पढ़ने गए थे, तो उन्होंने सबका टेस्ट लिया था। तो उस ज़माने में जिस तरह है ना, मैं मोंटेसोरी और ये केजी और नर्सरी, इसका नाम ही नहीं आया था, नहीं होता, नहीं समझ। उन्होंने मुझसे सबसे कहा कि तुम ये ना ये स्लेट पर लिखो लफ्ज़, हम जो कह रहे हैं लिखो। उन्होंने एक दिन का टेस्ट दिया कि भाई आज हम इनको देखेंगे, कल बात करेंगे आप। उन्होंने टेस्ट करके तो मुझे उन्होंने कहा कि ये जो आपका एक लड़का है
इसको पहली पक्की में रखेंगे और दूसरों को कच्ची में रखेंगे। तो मैं बड़ा खुश हुआ और अभी भी मुझे ना ज़ाती तौर पे मैं पढ़ने वाला आदमी हूँ, मुझे पढ़ने से बड़ा शगफ है, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना। अभी भी मुझे आप कुछ कहेंगे कि ये पढ़ना है तो मैं पहले वो पढ़ूंगा, मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरह से मेरी डेवलपमेंट हुई। हम बेसिकली 4 भाई हैं सगे, जुल्फ़िकार अली, नज़र हुसैन, मजहर हुसैन और अमानत अली। बड़ा कौन है? जुल्फ़िकार अली अच्छा, खुद तो मैं- किरण अलाजी भाई आपने बताया है। अच्छा और चारों को बराबर का म्यूजिक सिखाया गया। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ पर तो बाकायदा क्लास देते थे, क्लास करते थे बात। तो आपको आगे चल के बताएंगे कि बाबा का म्यूजिकल स्टेटस क्या था, उन्होंने क्या काम किया हुआ था, इसलिए क्लास होती थी हमारे यहाँ। तो उसमें हम सब लोग एक जितना सीखे हुए हैं, एक जितना साज, एक जितना म्यूज़िक, एक जितना कंपोजिशन, एक जितना पढ़ना, एक जितनी समझिए। लेकिन बाकी प्रैक्टिस पर होता है। म्यूज़िक जो है ना बुनियादी तौर पे 99% रियाजत, प्रैक्टिकल पर बेस्ड है, जो रियाजत कहते हैं। और जिससे रियाजत है। और उसका जो एक पॉइंट है वो निहायत ज़रूरी है, जिससे आपकी थ्योरी बनती है, जिससे आपका नज़रिया बनता है, जिससे आपका एम्बिशन बनता है और जिससे रिजल्ट आता है। और खुद रास्ता तय हो जाए। वाह, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता ना तो वो सारा काम एम बेकार है, कुछ भी। मुझे एक बात बताएं, आपकी बहनें हैं? जी मेरी छोटी बहन है सबसे, अच्छा उसको भी उतना ही गाना आता है। अच्छा। हाँ, आपने सही सवाल पूछा है, मैंने आपने क्यों पूछा है, लेकिन क्योंकि वो जहाँ हमने उनसे रिश्तेदारी की है तो वो उनका ख्यालात और है उनका। अच्छा। हाँ, वो पढ़ने लिखे वाले आदमी तो उनके, लेकिन वो इसके कोई ना खिलाफ है ना फेवर में। जिस तरह म्यूज़िक को सब सुनते हैं कि भाई बस ये सुन लिया, लेकिन वो मेरे फूफी के लड़के हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। कोई बंदा है हमारे में, बहुत सारे इंजीनियर है, बहुत लाजवाब प्रोफेसर है, टाइम पास क्लर्क है। है, नहीं वो उसको समझते हैं कि यार ये तो तंग कर रहा है, तंग कर रहा है, हम गा रहे हैं, वो पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ और मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि टाइम पास तो अपनी जगह पर मजाक। मेरे घर में जो हारमोन होता था उसकी पट्टी लगा के मैं उस पर लिखता था, मतलब वो मेरा, वो टेबल भी वही था मेरा, डेस्क भी वही था। डेस्क भी वही था, बैठना भी उधर है, पढ़ना भी उधर है। इवन मैं कुरान पाक भी उसी पर पढ़ा हूँ, अच्छा, हारमोनियम के ऊपर वो रख लोग के। रहल की हाँ, तरह। जी। अच्छा ये रहता था, ये माहौल है हमारा। तो हम उसको, मैं ज़ाती तौर पे भी मौसीकी को एंटरटेनमेंट नहीं समझता, मैं नहीं समझता उसको। वो मेरी रोज़ी है, राजिक देता है और रोज़ी उसके साथ रिलेटेड है। तो वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर साइंस में उसको देखेंगे मौसीकी को, तो वो बेसिकली फिज़िक्स का हिस्सा है, फिज़िक्स है ना। मूवमेंट्स। फिजिक्स में जो ना आपकी होती है वॉइस की वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन की क्वांटिटी होती है, उस वाइब्रेशन को आप ख़त्म नहीं कर सकते, मादे को भी नहीं ख़त्म कर सकते। तो साइंस में आ गई म्यूज़िक। और म्यूज़िक का एक खूबसूरत मसला ये है कि म्यूज़िक जो है वो मदर ऑफ द फाइन आर्ट्स है एक तरफ, दूसरी तरफ साइंस है। और तीसरा इसका एस्पेक्ट बड़ा मज़ेदार है, वो ये है कि जब ऐड बनता है किसी भी जिंगल के लिए, किसी भी फिल्म के लिए या कुछ, तो वो बेसिकली सोशल साइंसेज होता है। मास मीडिया एक्चुअली सोशल साइंसेज, म्यूजिक मदर ऑफ द फाइन आर्ट फिजिक्स में है और सोशल साइंस में इस्तेमाल होती है। सोशल साइंस में आपकी लैंग्वेज भी होती है, आपकी सियासत भी होती है, आपका मज़हब भी होता है, आपकी नंबरिंग भी होती है। कब ख्याल आया आपको कि आपको ये मौसीकी की तरफ रहना है, वालदेन की तरह? मैं 8वीं क्लास में था तो पहली दफ़ा मुझे, जो एक हमारे उस्ताद थे सलाहुद्दीन साहब, तो उन्होंने कहा कि यार तुमको एक बच्चों का फेस्टिवल है उसमें गाना गाना है। तो मैंने कहा क्या गाना है, कह जो भी तुम्हें अच्छा लगे गा दे। तो मैंने वो अपने वालिद साहब को बताई बात, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि एक शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की एक वाई है जो उनके रिसाले की सबसे पहली वाई है, वल्लाल आलिम। हाँ, तो वो आप पढ़ दो ना, वो उसकी प्रैक्टिस करो। मैंने कोई 16-17 दिन उसको प्रैक्टिस किया। तो अवल अल्लाहु अलीम आला आलम जो धनी,
कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा है सचो धणी चई हमद हकीम करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जूं अलावियां सब का पीरियां पूजे सब का पीरियां पूजे नीहु नेड़े गुण गालिबू अल्लाहु 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 सैंपल के तौर पे। तो उस्ताद ने ये आपने ये उस मैंने पहले दफा फंक्शन में गाई। तो उस फंक्शन में मुझे सेकंड प्राइज मिला, तो मैं पक्का हो गया। मैंने कहा जी मैं तो बहुत बड़ा गाने वाला हो गया हूँ। तो ये आगे बड़ी हिम्मत की बात है। मगर इसके साथ साथ जुमला बहुत अच्छा कह रहा हूँ मैं कि मैं अपने पूरे घराने में सबसे डल हूँ म्यूजिक में। अच्छा, बाकी स्मार्ट है। बस स्मार्ट, क्योंकि वो शुरू से ही गाने लग गए। वो मतलब उनको कुछ सीखना नहीं पड़ा, समझना नहीं पड़ा, ना पढ़ना पड़ा। आपको टाइम पास काम था। मैंने उसको पहले समझा म्यूजिक को। अच्छा। यार म्यूजिक क्या होता है, मुझे क्यों नहीं आता, और ये कैसे बन जाता है, क्यों होता है, इसमें क्या मसला हो जाता है, और ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उसमें टाइम लग गया। और अभी भी मैं अपने आप को बड़ा अच्छा, बड़ा जेन्युइन और बड़ा डाउन टू अर्थ वाला स्टूडेंट समझता हूँ कि मैं बहुत लाजवाब आपको जिंदगी भर समझना भी चाहिए। स्टूडेंट हूँ और सीखता हूँ। मैं आपको 5-6 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा कि मैंने कहाँ से सीखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं, बहुत ही एक छोटा सा सवाल है मेरे जहन में, कोई ऐसा गीत, कोई ऐसी वाई, कोई काफ़ी, कोई धुन जो आपने पहली दफ़ा सुनी हो और आपके दिमाग में तड़क करके लग गई हो और चिपक गई हो अभी तक वो, और आपको हर वक्त वो याद रहती है कि इसकी वजह से मैं गुलकार बना? वाह वाह। अच्छा, उसकी वजह से मैं गुलकार बना, वो तो इतनी एकदम आम नहीं है। वो मैं मतलब उसका और कुछ और है। वो सुनाऊं आपको, सुना दे प्लीज, है ना। बाल रे बले बलैया यूं गिरे आज सुहाग की रैना नवला बरबैया बाल रे हे बले। तो इसका असर क्या हुआ? मैं सोचता था कि मैं पता नहीं कहाँ चला गया हूँ। अच्छा, मैं गाने वाला नहीं बना, मगर मैंने कहा मैं इसमें चला गया हूँ। अच्छा, या ये मुझ में आ गया है। तो फिर मैंने उसको बड़ा प्रैक्टिस किया, तकरीबन कोई 20-25 साल प्रैक्टिस किया। वाह। वो मेरे सब भाई अभी हैं हयात और होश में भी हैं, उनको सबको मालूम है कि भाई ये अपना यहाँ से ख़राब हुआ है। यहाँ से इसका दिमाग यहाँ से। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि अब आहिस्ता आहिस्ता आप मैट्रिक कहाँ से किया? मैंने मैट्रिक पहले मैंने जो प्राइमरी स्कूल जो है, म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूल हैदराबाद में फिरदौस कॉलोनी में मौजूद है, वहाँ से मैंने 5वीं पास की। तो 6ठी से 10वीं तक मैंने नूर मोहम्मद हाई स्कूल में अपना पढ़ा। उसके बाद जो है मैंने 3 जो है ना इंटर किए, एक साइंस में, एक आर्ट्स में, एक इकोनॉमिक्स में, उसमें होम क्या कॉमर्स में। तो मुझे वो कोई कहता था कि यार ये कर लो, मैं कर लेता था। मतलब मुझे नहीं पता था इसका मुझे करना क्या है, ये नहीं मुझे मालूम।
तो इस तरह करके मैं अपना वो किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन में साईं अपना होते थे जनाब खान मोहम्मद पवार साहब, उन्होंने मेरी मना सिलेक्शन सुन के कर ली थी कि ये बंदा न्याज हुसैन मुखिया जो ये मुझे दे देना। तो उसके बाद मैं मास कम्युनिकेशन में मेरा दाखिला हो गया। वहीं जो है मेरी सेकंड पोजीशन आई, मतलब मैं पढ़ने का शौकीन आदमी था। सेकंड पोजीशन इसलिए आई कि जो दूसरा जो आगे वाला बंदा था वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा था। मैं प्रैक्टिकली जर्नलिज्म में मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मास कम्युनिकेशन में ना तो वो प्रैक्टिकली जो अखबारों में काम करते थे रात को, मैं म्यूज़िक को समझता था करता था, तो वो मैं उसमें था ही। उस वजह से वो पहला नंबर पे थे मैं, मगर पोजीशन होने की वजह से ना मैं रिसर्च एसोसिएट हो गया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि ये अरे एक तो मुझे डर नहीं था किसी से, मैं फनकार था, म्यूज़िक मुझे आता था, तो उसकी वजह से ना मुझे बात करने में या लेक्चर करने में समझाने में कोई मसला नहीं था। इस तरह से वो वहाँ से मेरा काम शुरू हो गया उसका रिसर्च एसोसिएट का। फिर यहीं से मुझे एक स्कूल में म्यूज़िक टीचिंग मिल गई, तो वो भी मैं करता था और ये भी करता था। बहरहाल उसमें ये काम चलते चलते मैं एमए हुआ। एमए के बाद फिर वहाँ उसी जगह वो 4 साल के बाद मैं लेक्चरर हो गया। लेक्चरर से लेके फिर डॉक्टरेट तक मैं मास कम्युनिकेशन। तो लेक्चरर पे क्या पढ़ाया? मास कम्युनिकेशन। कितना अरसा हुआ? मुझे समझ लें कि मास कम्युनिकेशन में 28 साल में रहा हूँ उसमें। अच्छा, कोई बहुत बड़े दीदावर, कोई दिलेर, बड़े साफ़ी आपने पैदा किए? दीदावर साफ़ी दिल ये खुद वो बताएंगे आपको। अच्छा, और मुझे नहीं बताना चाहिए। जो वैसे- शागिर्द हैं वैसे कुछ मशहूर है, जिस तरह एक खोखर हैं उसमें अशफाक आदर, अशफाक आदर हैं, दूसरे हैं अशफाक लगारी मास कम्युनिकेशन के उसमें है अपना मेहरान मेहरान यूनिवर्सिटी में और सिंध यूनिवर्सिटी में। मैं हर चैनल पर कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, उसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं। लड़कियां कौन? मुझे नाम सही याद नाम नहीं है। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में तो पढ़ाते हैं अभी तक? नहीं, 2 साल हो गए रिटायर हो गए। अच्छा, उससे पहले आपने कहाँ कहाँ पढ़ा? मैंने खुद। उसके बाद फिर एक बड़ा टेन्योर आया, बड़ा लाजवाब मेरी लाइफ में, कि मैं जब लेक्चर हो गया तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स NCA में लाहौर में उन्होंने म्यूज़िकोलॉजी स्टार्ट किया। तो म्यूज़िकोलॉजी जो स्टार्ट किया तो उनको कोई ऐसे बंदे चाहिए थे जो म्यूज़िक को पढ़ते भी हो, समझते भी हो, करते भी हो, तो जिनको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आता हो। तो जनाब मज़हर हक सिद्दीकी साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने मेरा नाम जो है वो मुझे बुलवा के, वो मेरे बड़े मोहसिन थे और बहुत आला तालीमदान थे और लाजवाब किस्म के मैनेजमेंट के आदमी थे, कमाल मैनेज करते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जुल्फ़िकार वहाँ जाओ और जाके बस ज्वाइन करो। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जाएं और बस ये मैंने आपको चेक दे दिया और ये 25,000 रुपये आप रखें, आपको खर्चे के लिए शायद ज़रूरत पड़े। इस तरह के उस्ताद थे, इस तरह के वाइस चांसलर थे। तो बस उससे फिर मेरा ये चेंज हो गया माइंड कि मुझे इस पर पढ़ना भी चाहिए मुझे। और मैंने फिर वहाँ से फिर मैंने NCA से BA किया, जिसमें 2 आदमी बहुत मेरे जो है मोहसिन रहे, जिनमें जनाब रज़ा काजिम साहब और सरवत अली साहब। रज़ा काजिम साहब ने हमने फ़िलासफ़ी ऑफ म्यूज़िक पढ़ाया और सरवत अली साहब ने मेरी पूरी थीसिस जो है वो अगर एडिट ना करते या मुझे ना समझाते तो शायद मैं आज इस तरह ना होता। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि सारे असातिज़ा जो हैं वो कम थे, वो सारे असातिज़ा अपनी अपनी जगह पर बहुत लाजवाब थे, जिन्होंने मुझे तबला की थ्योरी क्या होती है, हारमोनियम की थ्योरी क्या है, गाना क्या चीज़ होती है, डेफिनेशन क्या होती है, म्यूज़िक की कितनी किस्में हैं, क्या होते हैं ये और किससे मिलते हैं, कहाँ से म्यूज़िक ग्रो करता है, इन कहाँ से होता है और फूटता कहाँ से म्यूज़िक, ये सारी बातें वहाँ पर हमने समझी। 2 इदारों का तकाबली जायज़ा में नहीं ले रहा, लेकिन एक स्टूडेंट को फ़र्क क्या महसूस हुआ जामशोरों से लाहौर तक? वो कल्चरल डिफरेंस होता है, लिंग्विस्टिक्स डिफरेंस होता है और एनवायरमेंटल डिफरेंस होता है, पॉलिटिकल डिफरेंस होता है
और दूसरी बात ये कि आपकी डिक्शन में उसकी डिक्शन में बड़ा फ़र्क होता है, आपकी ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क होता है, कल्चर की वजह से। कल्चर की वजह से, और आप किस तरह से मैनेज करते। और दूसरा अगर फ़र्ज करो दूसरा मज़हब है तो और भी ज़्यादा मसला होता है, हाँ, बहुत मसला होता तो आपने फिर भी ज़ुबान भी देखी, नहीं, ये मैंने- वो मैंने सारा सोच लिया- आपका तो मसला ही नहीं है। है। मैं पढ़ने आया हूँ, मैंने सोच हाँ। लिया था, मैं पढ़ने आया हूँ, वो मैंने, क्योंकि उस वक्त मैं ए क्लास का आर्टिस्ट था सिंध में, पाकिस्तान, तो बाकायदा स्टूडेंट था, वो आर्टिस्ट था रेडियो पाकिस्तान में। तो मगर फिर भी अपना वहाँ मैंने सोचा हुआ था, मैं तो ये समझ नहीं आया हूँ कि क्या चीज़ होती है, किस तरह से। बड़ा खुशी थी, बड़ा। हालांकि कितने जितने भी जो ख़ानदानी जिनका म्यूज़िक से वास्ता होता है वो पढ़ना चाहते नहीं, या चाहते हैं तो वो कहते हैं जी ये पढ़ना चाहिए नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, टाइम पास। हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। मैं यहाँ पर एक सवाल क्या करता हूँ अपने आप से, हो सकता है जी आपको ना बुरा अजीब सा लगे, कि हमारे यहाँ CSS पास करते हैं लोग तो उनको शाह लतीफ़ पढ़ना पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि शाह लतीफ़ जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े बड़े आलिम हैं, उलिया हैं, दाना हैं, ज़हीन आदमी हैं, उनको इतना सारा पढ़ने के बावजूद मौसीकी करने की ज़रूरत क्या थी, जिससे क्वेश्चन, और इसका जवाब वो सामने वाले देंगे, मैं नहीं दूंगा। तो उसको जहन में रखते हुए मैंने समझा कि इसको मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए। फिर आप NCA से सब कुछ करके आए इधर, और आपने यहाँ पढ़ाया, अब रिटायर हो गए। मैं वापस आया, फिर 2006 में मेरा वो थीसिस डिस्प्ले हुआ, जो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वाई पर, वो पहला डॉक्यूमेंट है कि शाह की वाई क्या होती है, अच्छा। और उसके सुर कितने हैं, उसके गाने के स्टाइल्स कितने हैं, और अभी तक वाई कितने लोगों ने गाई है, ये सारे के सवाल ये मैंने खुद बनाए थे सारे, ये स्टेटिक्स सारे हुए हैं ये उसमें। मैंने किया। और मज़ेदार बात सुने कि PhD होती है ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल में, मेरा ये काम 14 साल में हुआ था। अच्छा। उसकी क्या वजह है कि इसका कोई लिखत में डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं। हमारे यहाँ म्यूज़िक के लिखने का तो रवाज ही नहीं, हमारे यहाँ म्यूज़िक कहाँ लिखा जाता है, देखिए ना, तो म्यूज़िक का है, हो गया। कभी हमारे इल्मी अदबी इदारों ने, हमारे रेडियो और TV के इदारों ने, यूनिवर्सिटियों ने इस बात पे कभी नदामत का और कम मायगी का और ये न समझने का कभी एतराफ़ किया कि जब आपने पहली दफ़ा शाह की वाई, और वो भी आपने पैदल सफ़र करके हर चीज़ को ढूंढा, क्योंकि मैदान में उस पर पहले कुछ है ही नहीं। शाह जो रिसालो तो मौजूद है, लेकिन शाह की वाई के लिए तो आपको लेकिन मौसीकी। आप जब स्टडी करेंगे ना शाह लतीफ़ के रिसालों की, तो खुसूसन क्योंकि उर्दू में बात हो रही है, शाह जो रिसालो जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वफ़ात के 40 साल के बाद पहली दफ़ा लिखा गया है, नंबर 1। अब 40 साल में कितना फ़र्क आ सकता है लिखने में, पढ़ने में, गाने में, ट्रांसफ़र में। ट्रांसलेशन में। तो मुझे इस पर बात नहीं करनी, लड़ाई हो जाएगी, पता नहीं कई लोग कहेंगे हमारे खिलाफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ कुछ भी। तो 40 साल के बाद हुआ जनाब, डरपोक फनकार आ गया है कंपाइल आज हुआ हमारे पास। अच्छा, वो कंपाइल हुआ, तो इस वक्त 48 से 52 शाह के रिसाले हैं, है ना? ठीक है, मुख्तलिफ शायरों ने दिए हैं। ओके, डन। हाँ, अब उसमें क्या कंट्राडिक्शंस है, प्रॉब्लम है, फ़र्क मुझे नहीं है मालूम, ये वो। मुझे नहीं मालूम। दूसरी बात ये है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के जो गाने का अंदाज है वो कितना हद तक एक्चुअल है, उस पर कभी रिसर्च हुई? क्या यही स्टाइल था उनके गाने का? क्यों कि एक फार्मूला है कि मैंने आपको कोई बात सुनाई, आप वो किसी और को सुनाएंगे, इसको और, तो जब वो 7वें 8वें नंबर पर जाएगी तो वो बात चेंज हो जाएगी, ये फार्मूला। तो ये चेंज तो नहीं हुआ है, क्या वही है? और जो म्यूज़िक कर रहे हैं शाह का, उन सब को एक जगह इकट्ठा करके उनकी मीटिंग करनी चाहिए।
अच्छा, मैं सिर्फ शाह पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वो दरगाह है जो तकरीबन 300-350 साल से कंटिन्यूसली म्यूजिक खुली हुई है, राग कर रही खुली हुई है ना। और खूबसूरत बात है, मैं खूबसूरत बात कह रहा हूँ कि मुहर्रम शरीफ और रमज़ान शरीफ, इसमें वहाँ पर गाना नहीं बंद होता, ठीक। और इससे भी मज़ीद खूबसूरत बात है कि वो सारे का सारा रिसाला वो एक बहुत बड़ी शक्ल में कंपाइल कर दिया गया, उसको कहते हैं गंज। गंज, गंज वो जो गंज से मुराद है कि वो सारा ही मंबा, खजाना, खजाना पूरे का पूरा, तो वो है मौजूद। उससे बड़ी सारी राहें निकल सकती हैं, हमने उसको कभी उस तरह से देखा ही नहीं। मैं यही पूछ रहा हूँ क्यों नहीं देखा हजरत? जनाब मैंने तो नहीं देखा। मैं इससे भी बड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बड़ा मजेदार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान का गाना कौन सा है। मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का गाना कौन सा है, ठीक है, आप भी सोचिएगा। मैं बता रहा हूँ, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान का गाना ऐसे ही, ठीक। बुल्ले शाह पाकिस्तान में, तो ये पाकिस्तान का गाना, ठीक। अब थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं, जो हमारा नेटिव नाम है, सच्चल सरमस्त पर सुंग गाया जाता है। सुंग कहते हैं बहुत सारे लोग मिलकर एक टाइम पे गाएं, उसको सुंग कहते हैं। मैं कह रहा हूं कि कवाली नहीं, कवाली नहीं, आप सोचते होंगे इस तरह, कोरस भी नहीं कह रहा हूं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वापस आ जाता हूँ। सुंग, फिर शाह लतीफ़ की दरगाह पर वाई गाई जाती है, वाई पढ़ी जाती है, और कोई टाइम का कोई पाबंदी नहीं। इसके अलावा चीज़ल साईं पर काफ़ी गाई जाती है। इसके अलावा साईं मिस्री शाह पर काफ़ी गाई जाती है, और मिस्री शाह को काफ़ी का इमाम तस्वर किया जाता है। वो मैंने नहीं किया, इंटेलेक्चुअल्स ने किया, जमाने गाने से, वालों ने किया है, जमाने से गाने वालों ने किया है, क्योंकि उनके जैसी काफ़ी इस वक्त तक किसी और की है ही नहीं है। ये जो उनकी काफ़ियाँ जो गाई जाती हैं, तो अभी मैं गाना शुरू करूँगा तो 1 घंटा लग जाएगा, मुझे सारी बरजुबान याद है। तो वो, तो ये सारा हम इस पर बड़ी कोशिश करते हैं। अब तो हम सिंध में ख़ुसूसन अभी कोई सिंध का एक म्यूज़िक कंपटीशन भी हुआ था, तो जहन में ये था कि यार सिंध का तो गाना होना चाहिए ना उसमें, कम अज़ कम सिंध का गाना करें, आप पाकिस्तान का गाना करें। और क्योंकि हम ग्लोबल एज में हैं, अगर हम अपना नहीं करेंगे ना तो फिर हम बेनामो निशान रह जाएंगे। तो मेरा अर्ज ये है कि इस पर इतना काम बचा हुआ है कि बता नहीं सकता हूँ। एक जुमला कह देता हूँ, बड़ा मज़ा, आपने भी सुना होगा, नेक माई नेक बाबू दे खुदा की राह में। ये हमारे यहाँ फ़कीर जो भीख मांगते हैं, ये वो गाते हैं, पढ़ते हैं। अब इसका कोर्स किस तरह होता है, इसका सुंग किस तरह होता है, इसकी कवाली कैसे होती है, इसका रिदम क्या है, इसका राग कौन सा है, इसकी जो है जज्बाती एक्सप्रेशन क्या है, इमोशनल कंटेंट क्या है इसका, सुनिए। नेक माई नेक बाबू दे खुदा की राह में, अल्लाहू अल्लाहू। नेक माई नेक बाबू दे खुदा की राह में, अल्लाह वाले माई बाबू दे खुदा की राह में। सा सा सारे गा मा गरे सा सारे गा मा गरे सा सारे गा मा गरे सा सा सारे गा मा गरे सा सारे गा मा गरे सा सारे गा गरे सा। ये इसकी नोटेशन हो गया, और ये इसका मांगना हो गया। वो जो रिदम है वो 7 बीट है। 7 बीट को मौसीकी में मुगलई कहते हैं। मुगलई इसलिए कहते हैं कि मुग़ल बादशाह 7 थे और इसके भी 7 बीट हैं। तो ये इसका हिस्टोरिकल कंटेंट है। और ये कहाँ पर इस्तेमाल कहाँ हुआ है? किस्साए लाहौर तेरे
जान निसारों को सलाम। आधा इन्होंने कह दिया। अगर मैं ना सुनाता ना तो आपको नहीं पता चलना था। तो मैंने इस तरह से सीखा है। मैं जो आम गलियों में लोग होते मैं उनसे भी सीखता होता हूँ, और मैं इतना बड़ा शागिर्द हूँ। शागिर्द कमाल का हूँ मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं बहुत अच्छा शागिर्द हूँ। जुल्फ़कार, हम ये नशस्त इधर पूरी करते हैं, आपका हिसाब करेंगे अगली नशस्त। तो अगली नशस्त में हम हिसाब करेंगे। और मैं बेनता खुश भी हूँ कि एक पढ़े लिखे मौसीकी के माहिर के साथ बैठा हूँ, जो उसकी एक एक गाम से, कदम से, नक्श से वाकिफ़ भी है। और वो चाहता, और उन्होंने आज आपने इस नशस्त में जो कई एक सवाल पूछे हैं कि हम सबसे पहले तो पाकिस्तान का गाना गाएं ना, सिंध का गाना गाएं ना, अपनी धरती का गाएं ना, हम अपने शायरों को गाएं, और वही तो हमारा कलाम है, वही तो बात है, उसको तो आगे बढ़ाएं ना। और दूसरा ये कि शाह लतीफ़ की खुदवाई पे आपकी थीसिस है सबसे पहले। तो ये भी हो सकता है कि जैसे शाह लतीफ़ 40 साल बाद छपा, शाया हुआ, इसी तरह हमारे दानिशवरों ने भी सोचा होगा कि 40-80 साल गुजर जाएं तो बाद में हम देखेंगे, और वो तसाइल का और काहली का और सुस्ती का उन्होंने मुजाहरा किया हो, या इस बात को अहम ही न समझाओ। नहीं सर, देखिए ना, उस्ताद मंजूर अली खान साहब का एक कलाम परचन शाल पवार, उसको गाए हुए तकरीबन नहीं तो 50 साल हो गए। वो अब जाकर लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। जब मैं उस पर बात करूंगा तो फिर आपको साबित भी कर दूंगा कि अभी शुरू हुआ है। और उसको गाया किसने? राहत फ़तेह अली खान साहब ने और सनम। मगर आपको बताऊं कि पूरी वर्ल्ड में सब बड़े फनकारों ने गाया है। हाँ, मैं लिख देता हूँ और नेट पे चले जाए। ठीक। तो जो अगर 50 साल में एक कलाम समझ में नहीं आया, तो अभी तो बहुत सारे कलाम रहते हैं मंजूर अली खान साहब के, बहुत सारे रहते हैं मोहम्मद जुम्मन साहब के, बहुत सारे रहते हैं बीबो खान साहब के, बहुत सारे रहते हैं गामड़ खान साहब के, सलीम अली सिंगार साहब के, इसके अलावा माई भागी के। ये सारे हमारे आर्टिस्ट हैं। हम उसके ज़िम्मेदार हैं, हम उसके मालिक हैं, हम उसके मीरास हमारी है, ये हम उसके सर के सर हमारा है। तो फिर अगली नशस्त में हम आपसे बात करेंगे। तो नाजरीन, ये हैं जनाब डॉक्टर प्रोफेसर जुल्फ़कार अली उर्फ़ जुल्फ़कार अली कुरैशी साहब, और उन्होंने बताया अपने ख़ानदान के हवाले से, उस्ताद नियाज़त हुसैन साहब के हवाले से, इनके 4 भाई और उनके घर वालों के हवाले से सारी बातें हुई हैं। तो अगली नशस्त में हम जनाब डॉक्टर प्रोफेसर जुल्फ़कार अली साहब से कई एक बातें करेंगे। और एक ट्रिब्यूट के तौर पर आज उन्होंने ये बात कर भी दी। आज इत्तेफाक से हम उनको डिफेंस में मट्टी माँ के उसमें तदफीन उनकी हो गई है, साबिक वाइस चांसलर की जनाब मज़हर अलहक सिद्दीकी साहब की तदफीन के बाद ही हम इधर आए हैं। जुल्फ़कार भी हमारे साथ थे, और कई एक लोग थे और हज़ारों लोग थे जिन्होंने उनका जनाजा पढ़ा है। बहुत बड़े शख्स थे, लेकिन उस बहुत बड़े शख्स ने जो कमाल काम किया वो ये कि रास्ते का ख़र्चा भी दिया, लेटर भी दिया, उधर भी पहुंचने का हिसाब रखा, और इनको कहा कि मुझे कहा गया है कि आज की दिन ये सब कुछ करके और बंदा भेज दो। तो बंदा निकला जुल्फ़कार अली कुरैशी। तो जुल्फ़कार अली कुरैशी NCA और बाकी जगहों से पढ़ के अभी रिटायर हो गया है, लेकिन रिटायर होने के बाद वो लफ्ज़ में मौसीकी, उसकी तान, उसकी झलक और उसका परतव और उसका साया सब उसको उसके साथ चलता भी है और उसको वो देखता भी है। तो अगली नशस्त में हम देखेंगे कि जनाब जुल्फ़कार अली क्या कहते हैं। लीडर TV देखने का शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।